रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी सुनाऊं लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आज सुपर संडे था और सुपर संडे को 10 बजे हमने एपिसोड की जो सीरीज़ थी वो चालू करी थी, सीरियल किलर वाली। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज 10 बजे मैं सेकंड वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, यानी सेकंड संडे को ही मैंने गैर हाजिरी कर दी, यानी यूँ कहें कि मैं एब्सेंट रह गया। लेकिन उसके पीछे वजह थी, रीज़न थी। अचानक से जब सुबह सुबह मैं सो कर उठता हूँ तो उसके बाद में मुझे एक फ़ोन आता है, नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद में जो फ़ोन आया था मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से मुझे घर आने में काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। यूँ कहूँ तो अभी रात के 8 बजे हैं और जस्ट 15 मिनट पहले ही मैं घर पहुँचा हूँ। और घर पहुँचने के बाद में जब मैंने कहानी निकाली कि आज के दिन क्या कहानी सुनाना चाहिए, क्योंकि कल को मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी के अंदर एक माँ है। वो माँ अपनी बेटी से इस कदर परेशान है क्योंकि उसकी बेटी लगातार गैर मर्दों के संपर्क में रहती थी। लेकिन ये बात नहीं थी कि माँ बिल्कुल सही थी, बल्कि माँ का भी किसी गैर मर्द के साथ में संबंध था और बेटी को इस बारे में सारी नॉलेज थी। लेकिन माँ नहीं जानती थी कि बेटी को इस बारे में पता है और वो इसी वजह से गैर मर्दों के साथ में संबंध बना रही है। और इस वजह से ये जो माँ थी अपने ही प्रेमी को अपनी ही बेटी के कत्ल करने की सुपारी दे देती है। और उसके बाद में यूँ होता है कि वो जो बेटी होती है अपनी माँ के ही प्रेमी को फंसा लेती है और कहती है कि अगर तुम उल्टा मेरी ही माँ की हत्या कर दोगी तो उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और दोस्तों होता यूँ है कि वो जो माँ का प्रेमी होता है वो बेटी के प्यार में अंधा हो जाता है, क्योंकि बेटी 17 साल की थी, प्रेमी 38 साल का। और उसके बाद में उस माँ की ही हत्या हो जाती है जिसने अपनी बेटी की कत्ल करने की सुपारी दी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो कहानी नहीं सुनी है तो आप लोग जाइए, कल वाला जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था उस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ नया आप लोग को देखने को मिलेगा उस कहानी के अंदर। लेकिन दोस्तों आज जब मैंने कहानी निकालना शुरू की, मैंने सोचा कौन सी कहानी आप लोग को सुनानी चाहिए, तो उसके बाद में मेरी नज़र एक ऐसी न्यूज़ के ऊपर पड़ती है जिसे सुनने के बाद में, जिसे पढ़ने के बाद में मेरा दिल दहल जाता है। फिर मैंने कहानी तो छोड़ी और उसके बाद में मैंने सुना कि ये न्यूज़ जो है ये आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आज की जो कहानी है, जो न्यूज़ है, ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें अगर आज की घटना की, तो दोस्तों आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इसी मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है शिवपुरी ज़िला, और इसी शिवपुरी के अंतर्गत एक थाना आता है दिनारा थाना। और इसी दिनारा थाने के अंतर्गत एक एरिया में एक गांव पड़ता है। अब इस गांव का नाम और परिवार के सदस्यों का नाम, चूँकि न्यूज़ आई है और अभी इसमें छानबीन होना बाकी है और एक तरीके से एक नाबालिग इस केस के अंदर है, तो नाम जो है वो हाइड रखे जाएंगे। हालांकि जो पिता मुजरिम है और जो भाई मुजरिम है वो भी इस लड़की के नाबालिग होने की वजह से आज उनके नाम भी नहीं लिए जा रहे हैं। ज़रा देखिए दोस्तों, एक लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो भले ही बदनाम हो जाए लेकिन अपने माता पिता के आंचल पर कभी आंच नहीं आने देती। और इसी तरीके से आज की कहानी में ये जो दरिंदे माता, जो पिता था, जो भाई था, इनका नाम ही नहीं आया। तो इसी दिनारा थाने के अंतर्गत इसी गुरुवार को एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ में, एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास है, 15 साल की ये लड़की अपने छोटे भाई को लेती है, छोटे भाई को साथ लेती है और पहुंच जाती है इसी दिनारा थाने के अंदर इसी गुरुवार को। और जब ये थाने के अंदर पहुंचती है तो इसका जो हाल होता है वो इतना ज़्यादा बुरा होता है, इतना ज़्यादा ये रो रही होती है, इतना ज़्यादा परेशान होती है कि जो भी पुलिसकर्मी इसे देखते हैं उनको तो एकदम से समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की इतना रो क्यों रही है। उसके बाद ये लड़की पहुंचती है, उसके बाद में पुलिस वाले से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, सारी बात सच सच बता दो। तो जो लड़की है रोए जा रही है, रोए जा रही है, पुलिस वालों को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले जो थे इस लड़की को पानी पिलाते हैं, इससे रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा बताओ, बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं, बहुत ज़्यादा पुचकारते हैं। तो उसके बाद में जो लड़की होती है वो लड़की कहती है कि साहब अगर तुम्हारे पुलिस थाने के अंदर कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो उसे बुला दीजिए। उसके बाद में महिला पुलिसकर्मी को बुला दिया जाता है। अब महिला पुलिसकर्मी इस लड़की को अलग में लेके जाती है। उसके बाद में पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, आखिर तुम इतना क्यों परेशान हो। और जो भाई था उससे पुरुष पुलिस वाले भी पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जो भाई है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि उसके ऊपर जो बीती है, जो दर्द से वो गुजरी है, अगर वो अपने लफ्ज़ों में बयां करे तो बेहतर है। शायद मैं बोलूं और मैं उसके बारे में बताऊं तो शायद मैं उसके साथ में इंसाफ ना कर पाऊं, शायद मेरे लफ्ज़ उसके दर्द को बयां ना कर सकें।
लिहाजा वो लड़की को जब जो महिला पुलिस वाली थी, जो इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा दुलार करके, प्यार करके, पुचकार कर जब इससे पूछती है, तो उसके बाद में जो लड़की है पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। और जब ये बात पूरे पुलिस थाने के अंदर पता चलती है तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, एक टीम तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जो एड्रेस इस लड़की के द्वारा बताया गया था। और वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये लड़का और ये लड़की जो इस थाने के अंदर आए थे, यानी इस लड़का लड़की के बड़े भाई और इनके पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है। और पुलिस थाने लाने के बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद में ये लोग अपना जुर्म कबूल करते हैं और उसके बाद में इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जो है वो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उस तरीके से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब इस लड़की से पूछताछ की जा रही थी तो ये लड़की लड़खड़ाते हुए आवाज़ में पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मैं, मेरे परिवार में मेरे 2 भाई, मेरी माँ और मेरे पिता बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सारी ही चीज़ें हमारे परिवार में एग्जैक्ट बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो माँ थी, जो पिता थे, इन दोनों के बीच में छोटी मोटी झड़प होती थी, लेकिन चीज़ें नॉर्मल हो जाया करती थी। 2 भाई थे घर में, एक बहन थी। मैं भी बड़े लाड से, बड़े नाज से पल रही थी। बड़े भैया भी काम करते थे, माँ भी काम करती थी, जो पिता थे ये भी काम करते थे, यानी मेहनत मजदूरी का ही काम था। भले ही परिवार के अंदर पैसे कम थे, लेकिन परिवार के अंदर खुशियाँ भरपूर थीं। लेकिन जैसे जैसे हम तीनों भाई बहन बड़े होने लगे, परिवार के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। जब परिवार के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो अब माँ और पिता में अक्सर लड़ाई रहने लगती है। और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि अब से तकरीबन 3 साल पहले जो मेरी माँ होती है, ये मेरे पिता को छोड़ने का फैसला करती है। उसके बाद में ये अचानक से हमें छोड़कर, हमारे पिता को छोड़कर, दोनों भाइयों को छोड़कर, मुझे छोड़कर, माँ जो थी वो यहाँ से कहीं दूर चली जाती है। बाद में पता चला कि वो उड़ीसा में रहती है। जब माँ छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद में घर में मेरे 2 भाई, एक पिता और मैं, मेरे ऊपर इतनी कम उम्र में ये जिम्मेदारी आ चुकी थी कि मैं तीनों भाइयों के लिए, यानी तीनों जो पुरुष थे घर में, 2 भाई एक पिता, इन तीनों के लिए खाना बनाती थी। खाना बनाने के बाद में इनके कपड़े धोती थी, कभी इनको जो भी ज़रूरतों का सामान रहता वो मुहैया कराती थी। घर में कौन सी चीज़ कहाँ है, ये सारी चीज़ें मुझी को देखना। और इन्हीं सारी चीज़ों में मैं इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि इस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कब दरिंदे बन जाएं। एक दिन जो मेरे पिता होते हैं, जब घर के अंदर मेरे दोनों भाई नहीं होते हैं, तो उसके बाद में जो मेरे पिता हैं वो मेरे पास आते हैं। आने के बाद में कहते हैं कि बेटा तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम तो अच्छी लग रही हो। वो मुझसे डबल मीनिंग बातें करते हैं और मुझे ये समझने में देर नहीं लगती है कि जो मेरे पिता हैं आखिर ये चाह क्या रहे। जब वो मुझसे इस तरीके की बातें करते हैं तो मैं अपने पिता से कहती हूँ कि पिताजी, ये तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और अभी मेरी उम्र महज 15 साल है, और मुझसे इस तरीके की बातें करना क्या ये तुम्हारे लिए उचित है, हमारे रिश्ते के लिए उचित है? लेकिन जो पिता था वो यही कहता है कि बेटी तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तो उसमें तुम्हें सीखने को ही मिलेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। इस तरीके से ये जो बाप था, कहने को तो ये बाप था, लेकिन ये सिर्फ एक पाप था। और ये पाप अपनी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। लेकिन बेटी समझदार थी, 15 साल तो तकरीबन उसकी उम्र हो चुकी थी, बड़े ही अच्छे से समझती थी कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। इसलिए ये अपने पिताजी का किसी भी तरीके से कहना मानने से इनकार कर देती है। जब पिता का ये कहना मानने से इनकार करती है तो जो पिता था आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद में पीछे से हाथ डालकर अपनी बेटी के बाल पकड़ता है और बाल खींचते हुए कहता है कि जितना तुमसे कहा जाए बस तुम्हें उतना करना है, और अगर तुमने ज़रा भी विरोध करने की कोशिश की या फिर तुमने इस बारे में किसी से भी बताने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ में इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें मार कर ऐसी जगह फेंक दूंगा कि तुम्हारा कहीं पर भी किसी को नामो निशान तक पता नहीं चलेगा। अब बच्ची ये तो समझ रही थी कि उसके साथ में गलत हो रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता को जब गुस्से में देखती है तो उसका विरोध कर पाती। लिहाजा जो पिता था अब अपनी बेटी को ज़ोर ज़बरदस्ती कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके बाद में इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। दोस्तों, उसके बाद में जब ये उसका रेप करना शुरू करता है तो ये बेटी है बहुत ही झटपटाती है, तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपनी तकलीफ़ की दुहाई देती है, अपने रिश्ते की दुहाई देती है। लेकिन जो बाप हैवान बन चुका था उसके ऊपर एक भी बात का कोई असर नहीं था। उसके ऊपर अपनी बेटी की किसी भी बात का असर नहीं था। बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उस हैवान पिता को जो करना था वो उसके साथ करता रहता है। 1-2 बार नहीं, बल्कि उस रात वो अपनी बेटी के साथ में 2 से 3 बार रेप करता है। जब इस तरीके से वो रेप कर लेता है उसके बाद में
थक हार कर उठता है और अपनी बेटी से कहता है धमकाते हुए, सुनो, अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मार कर ऐसी जगह फेंक दूंगा कि जहाँ पर तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती है, और अगर किसी को पता चलेगा भी तो मैं यही कह दूंगा कि उसका किसी के साथ में कुछ चक्कर था और वो फरार हो गई। लिहाजा जो लड़की थी ये बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब जो पिता था ये हैवान बनकर वहाँ से चला जाता है। फिर लड़की सोचती है कि हो सकता है कि पिता आज बहक गया हो, शैतान बन गया हो, हैवान बन गया हो, आगे से अपनी बेटी की पीड़ा को समझे, उसके दर्द को समझे और आगे से उसके साथ में रेप ना करे। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की शायद ये बड़ी भूल थी। लड़की ये सोचकर किसी से भी नहीं कहती है। पहली बात तो डर जाती है, फिर सोचती है कि शायद पिता बहक गया हो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन अब पिता के लिए जो चीज़ें थी ये आम हो चुकी थी। अब वो आए दिन अपनी बेटी के साथ में इसी तरीके से अपनी हवस मिटाता। बेटी विरोध करती, चीखती, चिल्लाती, लेकिन इस पिता के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं था। लगातार ये उसके साथ में शारीरिक शोषण करता रहता है और समय यूं ही गुजरता रहता है। आखिरकार जब लड़की अपने पिता की हैवानियत से थक जाती है, ऊब जाती है, तो वो एक दिन अपने बड़े भाई के पास पहुंचती है। बड़े भाई से कहती है कि भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल मेरे साथ में जो हो रहा है उसमें तुम मेरी ही मदद कर सकते हो और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। माँ भी नहीं है, इसलिए तुम ही मेरा सहारा हो। बड़ा भाई अपनी बहन को पुचकारता है, पुचकारते हुए गले से लगाता है, कहता है बहना क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसके बाद में ये जो बिटिया थी, ये बिटिया अपने बड़े भाई से कहती है कि दरअसल पिता पिछले कई महीनों से मेरे साथ में रेप कर रहे हैं और अकेला देखकर मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इतना इस बिटिया का कहना था कि जो बड़ा भाई था उसका भी शैतान जागता है, वो भी दरिंदा बनता है। उसके बाद में अपनी बहन से कहता है कि तुम देखने में तो भला की खूबसूरत हो। उसके बाद में इसे कमरे के अंदर लेके जाता है, मोबाइल एक जगह कैमरे पे लगा के ऑन करता है, वीडियो चालू करता है और उसके बाद में अपनी बहन के साथ में उसी तरीके से हैवानियत करता है जिस तरीके से इसका बाप दरिंदा कर रहा था। अब हैवानियत करने के बाद में ये अपनी बहन की वो वीडियो उसको दिखाता है और कहता है कि देखो ये तुम्हारी वीडियो मैंने शूट कर ली है, और अगर तुमने अब किसी को भी बताने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं तुम्हारी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा और उसके बाद में समाज में तुम्हारी इज्जत भी नहीं रहेगी और ना तुम्हारी किसी के साथ में कोई शादी होगी। अब ये जो लड़की थी ये फिर से डर जाती है। उधर बाप हैवान बना पड़ा, इधर बड़ा भाई हैवान बना पड़ा है। अब ये जो बड़ा भाई था ये भी वीडियो दिखा दिखा कर इसके साथ में पिछले कई महीनों से रेप कर रहा था। कभी बाप रेप करता है, कभी बड़ा भाई रेप करता है। महीनों गुजर जाते हैं और इस पीड़ा को ये जो लड़की थी लगातार सहती रहती है। लेकिन जब लगातार अपने भाई, अपने पिता से ये हवस का शिकार होती रहती है तो उसके बाद में कर्रा दिल कर कर ये अपने छोटे वाले भाई से कहती है, सोचती है मन ही मन कि छोटा भाई जो है वो शायद मदद कर दे। अब जैसे ही छोटे भाई से ये बात कहती है तो छोटा भाई अपनी बहन को रोते हुए गले से लगा लेता है। उसके बाद में कहता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद इसी गुरुवार को ये अपनी बहन को लेकर दिनारा थाने में पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद में पुलिस को कंप्लेंट लिखाई जाती है। पुलिस इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और तुरंत ये जो बाप बेटे थे इन दोनों की गिरफ्तारी करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें जेल भेजा जाता है। और दोस्तों ऐसी कहानी को सुनने के बाद में दिल रो जाता है। एक लड़की आखिर कहाँ सुरक्षित है, अपने घर में सुरक्षित है या फिर बाहर सुरक्षित है। आप लोगों को याद होगा कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि मरने से पहले एक लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा था कि एक लड़की अपनी माँ की कोख से ज़्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो वो उसके लिए कब्र है और दुनिया में वो सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे उसका घर हो, परिवार हो, दुनिया हो। और इसी तरीके से जो घटनाएं आए दिन आती हैं, इन्हें देखने के बाद में, इन्हें सुनने के बाद में मन उचाट खा जाता है, मन सोचता है, विचलित हो जाता है कि आखिर ऐसे दरिंदे हमारे समाज में लगातार घूम रहे हैं। ऐसी मानसिकता उनकी पनप रही है और वो लगातार न रिश्तों की कदर कर रहे हैं, न लड़की ज़ात की कदर कर रहे हैं। बस उनको अपनी हवस मिटाने से ही मतलब होता है। ऐसे बहुत सारे केस आए दिनों में दोस्तों देखने को मिले, चाहे कोलकाता का केस हो, चाहे हरिद्वार का केस हो, देहरादून का केस हो, और भी अलग अलग जगहों पर रेप के जो मामले हैं वो आए हैं। और इस तरीके से इन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके फेंक दिया है। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन ये जो न्यूज़ थी आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मैडन विभावत करके आईडी है, लिखते हैं गुड, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत अच्छी लगी, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं टू गुड भाई, अजीब है स्टोरी।
तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभारी हूँ कि आपने कमेंट्स किया। जोधाराम सरन है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। बयातू ज़िला से, बाड़मेर से, राजस्थान से कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोधाराम सरन। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं और ये लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, माशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है वो ज़बरदस्त है। तो हसीब अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। SG सिंह करके आईडी है और ये लिखते हैं सर क्या हाल है, मेहनत करो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। शौकीन मलिक उत्तराखंड सिकोदा से। तो शौकीन मलिक जी, सॉरी आपकी जो आईडी है उसमें नाम सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे लिखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शौकीन मलिक जी आप उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज मेरा जन्मदिन है। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी आपको और आपकी जो पत्नी है, सबसे पहले आप दोनों का आभारी हूँ कि लगातार आप कमेंट्स करते हैं और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे आने वाले 100 साल तक अपने जन्मदिन मनाते रहें और तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। फ़ाहद अली हैं, लिखते हैं हाय देर आई एम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं आई लव हाउ यू प्रेजेंट स्टोरीज़। बहुत लंबा कमेंट से पढ़ूंगा तो काफ़ी देर लगेगी। तो भाई जितने भी अल्फाज आपने लिखे हैं मैंने सब पढ़े हैं डिटेल में, बहुत अच्छा आपने बोला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में CSPK करके हैं 7897 करके आईडी है, लिखते हैं गलत कहानी सुनाते हो। नहीं भाई, गलत कहानी नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको व्यूज़ भले ही ज़्यादा ना मिले, लेकिन कहानी आपको 100% सच्ची मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।